प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर है। उन्होंने करीब 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वाराणसी से पहले पीएम मोदी गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर और जोधपुर, अहमदाबाद वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर में पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए। गोरखपुर से पहले पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में थे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश, ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का जिम्मा सौंपा गया है। राजस्थान में प्रहलाद जोशी के साथ नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में सुनील बंसल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी साल 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले उद्धव गुट की नेता नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई। देर शाम बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कैबिनेट विस्तार और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की खबर है। खबर ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी बैठक करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी और टिपरा मोथा के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। टिपरा मोथा के एक विधायक अनिमेश ने विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक के वीडियो देखने का मुद्दा उठाया। वो चाहते थे कि इस मुद्दे पर सदन में बात हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए कुछ अन्य मुद्दे उठाए। इस पर टिपरा मोथा पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विधायकों ने मेज पर चढ़कर नारेबाजी की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 5 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है और 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी बुलाया है। दरअसल आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर जो धाराएं लगाई गई थी, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन है। रांची समेत देश के कई शहरों में माही के प्रशंसकों ने अपने कैप्टन कूल के जन्मदिन का जश्न मनाया। छपरा में धोनी को सैंड आर्ट बनाकर शुभकामनाएं दी गई तो रांची के पास खूंटी के देवड़ी मंदिर के पुजारियों ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के लिए विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर केक काटकर जश्न मनाया गया। पंजाब के लुधियाना में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। एक घर के भीतर से 3 लाश बरामद की गई। वारदात का खुलासा तब हुआ जब सुबह के करीब 10 बजे दूधवाला आया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष है, जिनकी उम्र 70 से 90 साल के बीच है। इन तीनों को छोड़कर परिवार के सारे सदस्य विदेश में रहते हैं। मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आज 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया उसमें उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है। दूसरा, इस मामले में सभी जरूरी सबूत और तथ्य मौजूद थे जो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तीसरा, सिर्फ पूर्व सांसद होना इस बात के लिए कोई ग्राउंड नहीं है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाए। ये बात गुजरात की निचली अदालत ने भी राहुल गांधी की याचिका खारिज करते समय कही थी और अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस बात को सही माना है। और चौथी बात,
राहुल गांधी के खिलाफ जो अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें भी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसलिए यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी के खिलाफ इसी प्रकार के और भी कई मुकदमे, कई मामले चल रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 23 मार्च को जब इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, उस समय राहुल गांधी के पास 3 लाइफलाइन मौजूद थी। इन्हें आप पॉलिटिकल लाइफलाइंस कह सकते हैं, कानूनी लाइफलाइंस भी कह सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने इन 3 में से 2 लाइफलाइंस को इस्तेमाल कर लिया है। पहला, निचली अदालत में उन्होंने अपील की, खारिज हो गई। अब हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई, यानी हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया। अब उनके पास सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइफलाइन बची है और वो लाइफलाइन है सुप्रीम कोर्ट की लाइफलाइन। निचली अदालत और हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक विकल्प बचा है, एकमात्र विकल्प। और अगर वहां से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली और उनके खिलाफ निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने या तो पलटा नहीं या सजा पर स्टे नहीं लगाया, तो राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है और वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया से भी बाहर हो सकते हैं, यानी वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सांसद नहीं बन पाएंगे। भारत का द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहता है कि अगर किसी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो वो जनप्रतिनिधि अपनी सजा पूरा होने के बाद 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। इस हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, तो वो न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे, बल्कि वो 2029 का लोकसभा चुनाव भी लड़ नहीं पाएंगे। और राजनीति से उनका ये वनवास जो है, ये 8 साल का हो सकता है, यानी वो 8 साल के राजनीतिक वनवास पर निकल जाएंगे, चले जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, उसके बाद राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को तब तक के लिए जमानत दी हुई है जब तक कि वो इस मामले में अपनी सारी लाइफलाइंस इस्तेमाल नहीं कर लेते। इसलिए आज के फैसले के बाद भी राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और तब तक उन्हें जेल नहीं जाना होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल नहीं होगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो फिर राहुल गांधी की मौजूदा संसद की सदस्यता कभी बहाल नहीं होगी और वो राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्हें मैदान में मैच खेलने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने अगर पिछले कुछ मामलों की तरह इस मामले में भी माफी मांग ली होती, तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए अब आप राहुल गांधी का पहले तो वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में ये कहा था कि सारे चोरों का सरनेम आखिर मोदी ही क्यों होता है, और यही बयान उन्हें इतना महंगा पड़ गया। 2019 में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज जोश जोश में वो जो बात कह रहे हैं रैली में, वो उन्हें इतनी महंगी पड़ जाएगी। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो राहुल गांधी ने यह बयान तो दे दिया, और अक्सर ऐसा होता है कि राजनीति में जब आप मंच पर जाते हैं और आप जोर शोर से पूरे जोश के साथ अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, जितने कड़वे वचन बोलते हैं जनता उतनी ही तालियां बजाती हैं। और आपके जो ज्यादातर रैली में कौन लोग आते हैं, वो आप ही के कार्यकर्ता होते हैं, वो और जोर से ताली बजाते हैं। आप जितने ज्यादा आप शब्द कहेंगे, जितना ज्यादा अपमानजनक शब्द कहेंगे, ये लोग उतनी ही ज्यादा तालियां बजाते हैं और फिर नेता भी इसके बाद और ज्यादा कड़वे वचन बोलने लगते हैं। और राहुल गांधी के साथ भी शायद यही हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है, राहुल गांधी अगर इस मामले में माफी मांग लेते
तो आज उनकी ये सारी लाइफ लाइन्स का जो संकट है ये उन्हें न देखने को मिलता। अब इस पूरे मामले में राजनीति दो केंद्रों पर टिकी हुई है और ये दो केंद्र हैं न्याय और अन्याय। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी निडर हैं और वो जनता के हितों के लिए केंद्र सरकार से, मोदी की सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, यहां सरकार की बात आखिर कहां से आ रही है? राहुल गांधी को दोषी भारत की निचली अदालत ने ठहराया। जो आज भी फैसला आया है वो फैसला मोदी की सरकार का नहीं है, बल्कि यह फैसला इस देश के एक हाई कोर्ट ने दिया है। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला है और बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर अदालत ने आज उन्हें दोष मुक्त क्यों नहीं कर दिया? अगर वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सही हैं, तो वो अपने सत्य का सबूत आज हाई कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर पाए? बड़ा सवाल यही है कि ये जो सत्य है, ये जो नाइंसाफी है, इसे हाई कोर्ट क्यों नहीं देख पाया? आज राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने मशहूर लेखक रामधारी सिंह दिनकर की कविता का एक अंश ट्वीट किया है राहुल गांधी के लिए, जिसका शीर्षक है समर शेष है। इसका अर्थ होता है कि जीवन एक अथाह संघर्ष है और लड़ाई जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ये बात भारत की एक अदालत के फैसले के बाद अपने भाई के लिए लिख रही हैं। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके यही लिखा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और वो आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को सही ठहराने की कोशिश की है जिसमें उन्हें अदालत ने दोषी माना है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए, मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आप राजनीति में तो किसी पर भी जो मन में आएगा आरोप लगा देंगे आप। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया, तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। राहुल गांधी इस समय 53 वर्ष के हैं, 53 इयर्स, और अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती और 8 साल का वनवास अगर उनका हो जाता है राजनीति से, तो वो 61 साल के जब होंगे उसके बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे। तो सोच लीजिए, अब अगला मौका चुनाव लड़ने का लोकसभा का राहुल गांधी के पास तब आएगा जब वो 61 वर्ष के हो चुके होंगे। 53 साल के राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में कुल मिलाकर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 8 मामलों में उन्हें अलग अलग अदालतों से जमानत मिली हुई है, यानी वो बेल पर बाहर है। इनमें भी 7 मामले मानहानि से जुड़े हैं और 1 मामला नेशनल हेराल्ड घोटाले का है, जिसमें वर्ष 2015 में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई थी। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में पिछले साल राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ भी की थी और ये वो मामला है जिसे रद्द कराने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस मामले में जमानत पर बाहर हैं, वो मामला रद्द नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन तमाम मामलों में केंद्र सरकार उन्हें फंसा रही है। अब बड़ी बात यह है, या तो वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि सारी अदालतें बिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, हाई कोर्ट बिका हुआ है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें वही कर रही हैं जो सरकार उन्हें करने के लिए कहती हैं। एक तरीके से ये अदालत की भी अवमानना होगी। एक बहुत बड़ी कला होती है एक नैरेटिव सेट करने की, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनका परिवार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनके खिलाफ जितने भी मामले हैं वो सारे झूठे हैं
और उन्हें फंसाया जा रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये सारे मामले झूठे होते, गलत होते और उनके खिलाफ एक भी सबूत ना होता तो फिर देश की अलग अलग राज्यों की इतनी सारी अदालतें उन्हें सजा क्यों देती, उनके खिलाफ मामलों पर इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी क्यों देती और इन मामलों को रद्द करने से इनकार क्यों कर देती। ये एक बड़ी बात है। तो अदालतों ने जब यह पाया कि सबूत हैं और पर्याप्त सबूत हैं, अदालतों ने जो अभी तक फैसला दिया है वो अलग बात कह रहा है और राहुल गांधी का परिवार और राहुल गांधी की पार्टी अलग बात कह रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि से जुड़े कुल 14 आपराधिक मामलों में इस समय कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई, जिसमें 3 मामले सिर्फ मोदी सरनेम के लोगों को चोर बताने के बारे में है और इनमें एक मामले में फैसला भी आ चुका है जो गुजरात में दर्ज हुआ था और दूसरा मामला अभी बिहार में चल रहा है और तीसरा मामला झारखंड की एक अदालत में विचाराधीन है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 की जिस चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर यह बयान दिया था, विवादास्पद बयान, उसी रैली में उन्होंने इस बयान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा भी लगाया था और इस नारे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 3 बार माफीनामा दे चुके हैं और इस केस में फैसला भी हो चुका है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगकर इस पूरे मामले को समाप्त कर दिया था तो उन्होंने ऐसा ही बाकी के मामलों में क्यों नहीं किया। और ये मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, राहुल गांधी को जो कानूनी सलाह दे रहे हैं, राहुल गांधी के जो वकील हैं, ऐसा लगता है कि या तो उन वकीलों ने राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दी और या फिर राहुल गांधी ने अपने वकीलों की सही सलाह नहीं मानी। क्योंकि अगर आप एक बार माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर है के नारे के लिए तो दूसरी बार भी अगर वो माफी मांग लेते तो ये नौबत यहां तक ना आती। नोट करने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल भी गई तो भी उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। वर्ष 2014 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया था और यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, जहां राहुल गांधी अपने बयान से पलट चुके हैं और कह चुके हैं कि उन्होंने आरएसएस के लिए ऐसी कोई बात कही ही नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी माफी नहीं मांगी है इसलिए यह मामला अब भी विचाराधीन है। इसके अलावा वीर सावरकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में भी राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आ सकता है और ये सारे मामले भारत की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अदालतों के फैसलों की बात तो नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि राहुल गांधी सरकार के जुल्मों के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और ये जो पूरी कहानी गढ़ी जा रही है इसी को नैरेटिव कहते हैं और ये कहानी चुनावों में भी इस्तेमाल की जाएगी। अब देश के लोगों को एक सवाल कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से ये पूछना होगा कि अगर उनकी सारी बातें सही हैं और अगर उनके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है और अगर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो फिर ये विक्टिम कार्ड अदालतों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अदालतों को उन पर दया क्यों नहीं आ रही है और अदालतों में वो अपने समर्थन में अपने लिए सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को निडर बता रही है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रैली की और इस रैली में उन्होंने कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया,
लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और वाराणसी में भी आज वहां का दौरा किया है। और ये जो तस्वीरें हैं आप आज देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जबरदस्त चुनावी भाषण दिए हैं, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक अटैक किया है और उनसे साफ कहा है कि जो डर जाए वो मोदी नहीं है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में आजकल चर्चा हो रही है, और यह खबर है थ्रेड्स नाम के उस ऐप के बारे में जिसे 6 जुलाई को सुबह 4:30 बजे मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लॉन्च किया था। और अब ये ऐप हर घंटे के साथ नए नए रिकॉर्ड बना रहा है सब्सक्रिप्शन के। आज रात 8 बजे इस ऐप को लॉन्च हुए 40 घंटे हो गए हैं, और इन 40 घंटों में थ्रेड्स के दुनिया में कुल मिलाकर जो यूजर्स हैं उनकी संख्या 7 करोड़ को पार कर चुकी है। तो सोचिए, आज रात 8 बजे तक 40 घंटे के अंदर 7 करोड़ यूजर्स इस ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं, और यह हम आपको आज रात 8 बजे के आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा यह ऐप सबसे कम समय में सबसे ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ने वाला दुनिया का नंबर 1 ऐप बन गया है। यानी दुनिया में सबसे तेजी से जो लोग जिस ऐप के साथ जुड़े हैं वो थ्रेड्स है। इस ऐप को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा, और इसके मुकाबले में जो ट्विटर है, ट्विटर को 10 लाख यूजर्स के आंकड़े तक पहुंचने में 730 दिन लगे थे। अंतर देखिए आप, 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में थ्रेड्स को लगा 1 घंटा और ट्विटर ने लगाए थे 730 दिन। हालांकि ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क पर, अब इलॉन मस्क जो हैं वो मार्क जकरबर्ग पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर को कॉपी कर लिया। इलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। यानी प्रतिस्पर्धा तो ठीक है, लेकिन नकल करना और धोखाधड़ी करना सही नहीं है। इलॉन मस्क ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने इलॉन मस्क से न सिर्फ ट्विटर ऐप का पूरा आइडिया चुरा लिया, बल्कि उसका इंटरफेस, ट्विटर के पूर्व कर्मचारी और ट्विटर के फीचर्स तक उन्होंने अपने ऐप में कॉपी कर लिए हैं, और नए ऐप का नाम रखा है थ्रेड्स। ट्विटर की लीगल टीम ने मार्क जकरबर्ग को एक पत्र लिखा है जिसमें उनकी कंपनी पर थ्रेड्स के लिए ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करने का आरोप लगाया गया है, और कहा है कि मेटा ने ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को अपने यहां काम पर रखा, और ऐसे कर्मचारियों को अपने यहां रख लिया जिनके पास ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स और गोपनीय जानकारियां थीं। हालांकि मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अमेरिका का कॉपीराइट लॉ किसी आइडिया की सुरक्षा नहीं करता। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी आइडिया को चुरा लेता है और उस पर काम शुरू करता है तो इसमें उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जो कॉपीराइट है वो आइडिया पर नहीं हो सकता। इसलिए अगर ट्विटर को अपने आरोपों को सही साबित करना है तो उसे अदालत में इस बात का प्रमाण देना होगा कि थ्रेड्स को बनाने में ट्विटर की प्रोग्रामिंग कोड की चोरी की गई है। थ्रेड्स को ठीक उसी तरह से डिजाइन किया गया है जिस तरह से
अभी ट्विटर ऑपरेट करता है और इन दोनों माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स में अगर कोई बड़ा फर्क है तो वो फर्क है सिर्फ उसके पीछे काम करने वाले इंजन का। ट्विटर की ट्रेन जो है उसका इंजन खुद ट्विटर है, क्योंकि ट्विटर एक स्टैंड अलोन ऐप है, जबकि थ्रेड्स की इस ट्रेन का इंजन है इंस्टाग्राम, जिसके दुनिया भर में 128 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि ट्विटर के दुनिया भर में सिर्फ 40 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और यही वजह है कि इंस्टाग्राम के इस ताकतवर इंजन ने थ्रेड्स को एक ऐसी गति दी है कि अगले कुछ दिनों में ही ट्विटर एक्टिव यूजर्स के मामले में जो है वो थ्रेड से काफी पिछड़ सकता है। ट्विटर जैसे इस नए ऐप को मेटा इंस्टाग्राम का ही एक विस्तार बता रही है और इस ऐप को विकसित भी इंस्टाग्राम की टीम ने ही किया है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लॉन्च हुआ ये ऐप फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है, यानी ये बिल्कुल फ्री है और ये बिल्कुल ट्विटर की तरह काम करता है, ट्विटर की तरह ही दिखता है और ट्विटर की तरह ही इसमें सारे फंक्शंस और फीचर्स हैं। अगर आप थ्रेड्स पर जाएंगे तो आपको ट्विटर और इसमें कोई खास अंतर दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा जैसे आप ट्विटर पर ही हैं। ट्विटर पर अभी नॉन पेड यूजर्स अधिकतम 280 अक्षर का ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स पर यह सीमा एक पोस्ट के लिए 500 वर्ड्स तक रखी गई है। तो एक तो बड़ा फर्क यह है, ट्विटर में अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप 280 लेटर्स का ट्वीट कर सकते हैं और इसमें जो नया ऐप है इसमें आप 500 लेटर्स का ट्वीट कर सकते हैं। इसी तरह ट्विटर पर एक बार में 4 तस्वीरें पोस्ट की जा सकती हैं, लेकिन थ्रेड्स पर इंस्टाग्राम की तरह एक बार में आप 10 फोटो पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा के इस नए ऐप का इंटरफेस काफी हद तक ट्विटर के जैसा ही है, जिसमें हर पोस्ट पर लाइक्स, रीपोस्ट, रिप्लाई और शेयर के वो सारे बटन्स दिए गए हैं जैसे ट्विटर में दिए जाते हैं किसी भी ट्वीट के साथ। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मेटा का ये नया ऐप ट्विटर की एक तरह से कार्बन कॉपी है। हालांकि मार्क ज़करबर्ग शायद ये बात जानते थे कि दुनिया उन्हें ट्विटर की कॉपी करने के लिए उनकी आलोचना करेगी, इसलिए शायद उन्होंने अपने इस नए ऐप में हैशटैग और ट्रेंडिंग सेक्शन का फीचर अभी नहीं दिया है। और ये वो 2 फीचर्स हैं जो ट्विटर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्विटर पर जब आप जाते हैं तो आपको हैशटैग दिखाई देते हैं, एक तो हैशटैग चलते हैं, दूसरा इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी आपको दिखाई देता है, लेकिन थ्रेड्स में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ट्विटर में आप जिस यूजर को फॉलो करते हैं उससे आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, जिसे डीएम कहते हैं, लेकिन थ्रेड्स में अभी ये फीचर नहीं है और इस नए ऐप में आप अपनी पोस्ट भी एडिट नहीं कर सकते, जबकि ट्विटर में पोस्ट को एडिट करने का यह फीचर पेड यूजर्स को मिला हुआ है। इसके अलावा थ्रेड्स का अभी डेस्कटॉप वर्जन नहीं आया है और क्योंकि यह ऐप इंस्टाग्राम का ही एक विस्तार है, इसलिए जो तमाम लोग इंस्टाग्राम पर नहीं हैं वो थ्रेड्स पर भी अपना अकाउंट नहीं बना सकते और जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं वो सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करके ही अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के जरिए ही इस ऐप से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उन्हें आप एक झटके में थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इंस्टाग्राम के जरिए ही थ्रेड्स पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और जो सारी सेटिंग्स आपकी इंस्टाग्राम पर हैं, जो सारे फॉलोअर्स आपके जिनको आप फॉलो करते हैं, वो सारा के सारा जो डेटा है वो अपने आप थ्रेड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इस एल्गोरिथम की वजह से ही थ्रेड्स पर कुछ ही घंटों में ज्यादातर यूजर्स के हजारों में फॉलोअर्स हो गए और बड़ी बात यह है कि अगर इंस्टाग्राम पर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है तो वो व्यक्ति थ्रेड्स पर भी आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा, यानी इंस्टाग्राम की सारी सेटिंग्स जो हैं वो सब थ्रेड्स पर ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर कोई यूजर इस नए ऐप पर अकाउंट बनाकर इसे डिलीट करता है तो फिर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंस्टाग्राम के जरिए थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बनाया और फिर अपने अकाउंट को थ्रेड से डिलीट कर दिया तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी एक बार अगर आप थ्रेड्स पर आ गए तो आप समझ लीजिए अब आप फंस चुके हैं, अब आप वापस नहीं जा सकते। आज बहुत सारे लोग मार्क ज़करबर्ग पर ट्विटर की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि मार्क ज़करबर्ग ने पहली बार इस तरह से कोई आइडिया नहीं चुराया है, उनके ऊपर ये आरोप पहले भी लगे हैं। इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज वाला फीचर आप देखते हैं वो स्नैपचैट से उन्होंने कॉपी किया है, जो रील्स वाला आइडिया है वो चीन के टिकटॉक ऐप से कॉपी किया हुआ है और फेसबुक के भी बहुत सारे फीचर्स अलग अलग ऐप से
कॉपी किए गए हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज को एडिट करने का फीचर टेलीग्राम और सिग्नल ऐप से उन्होंने कॉपी किया था। इससे यह पता चलता है कि मार्क ज़करबर्ग किसी अच्छे आइडिया को कॉपी करने में कभी संकोच नहीं करते और इस कॉपी पेस्ट वाले प्रयास में उनका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है। एक उनकी खूबी है कि वो जिस भी ऐप को या जिस भी फीचर को कॉपी करते हैं उसका एक बेहतर वर्जन, उसको और बेहतर करके वो अपने कस्टमर्स के सामने पेश करते हैं। मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बन गई है, जिसके फेसबुक पर दुनिया के 296 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 128 करोड़ यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 270 करोड़ और थ्रेड्स के पिछले 24 घंटों में 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। यानी इन सारे यूजर्स को अगर आप मिला लेंगे तो मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। थ्रेड्स के मामले में नई बात यह है कि मार्क ज़करबर्ग ने इसे ऐसे समय में लॉन्च किया जब दुनिया का एक वर्ग ट्विटर का विकल्प पहले से ही ढूंढ रहा था। ट्विटर पहले की तरह अब मुफ्त नहीं है। अब ट्विटर पर ब्लू टिक अकाउंट के लिए एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है और यह सिलसिला तब से शुरू हुआ जब पिछले साल इलॉन मस्क ने ट्विटर को 3,62,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। इलॉन मस्क ने उस समय कहा था कि जो लोग ये पैसा नहीं देना चाहते वो ट्विटर से अपना अकाउंट डिलीट करके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय ट्विटर का कोई विकल्प नहीं था इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब इसी बात का पूरा फायदा मार्क ज़करबर्ग ने उठा लिया। अब लोग उन्होंने कहा है, एक तरीके से दिखा दिया है कि जो लोग ट्विटर को पैसा नहीं देना चाहते और फ्री की ऐप ढूंढ रहे हैं वो थ्रेड्स पर आ सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग का ये नया ऐप इसलिए भी कामयाब हुआ क्योंकि वो भी इस ऐप के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को बेच रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे दुनिया के वो तमाम करोड़ों लोग खरीद कर अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जिन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि उनका देश और उनकी सरकारें उन्हें भले ही अभिव्यक्ति की आज़ादी न दे रही हों, लेकिन इन ऐप्स पर लोगों को सब्सक्रिप्शन फी देकर अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर मिल जाएगी। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रशिया के बीच लंबा शीत युद्ध लड़ा गया था, उसे कोल्ड वॉर हम कहते थे, ठीक उसी तरह अब ट्विटर और थ्रेड्स के बीच एक नया शीत युद्ध होगा, क्योंकि दुनिया के ये दो सबसे बड़ी कंपनी हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ लोगों का डेटा है और इस डेटा की मदद से ये कंपनियां इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि किसी भी देश, उसकी सरकार या उस देश के नागरिकों को, उन नागरिकों की पसंद नापसंद को और उनके राजनीतिक विचारों को, यहां तक कि किसी देश के चुनावों को भी ये कंपनियां आसानी से प्रभावित कर पाएंगी और ये अभी ऐसा कर भी रही हैं। तो यहां पर जो आपके लिए समझने की बात है वो ये अच्छी बात है कि आपके सामने अब ट्विटर के साथ साथ दूसरा विकल्प आ गया थ्रेड्स का। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों का डेटा अब दो बड़ी कंपनियों की जेब में चला गया है। एक कंपनी है मेटा जो फेसबुक चलाती है, जो इंस्टाग्राम चलाती है, जो व्हाट्सएप चलाती है और जो थ्रेड्स चलाती है। कितनी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेटा के पास है। तो दुनिया के सैकड़ों करोड़ लोगों का डेटा मेटा के पास है। जो दूसरी कंपनी है ट्विटर, उसके पास भी बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर जो लोग आज मौजूद हैं वो सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। ऐसे वो तमाम लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और इन सब का डेटा आज ट्विटर के पास है। खतरनाक बात यह है कि जब दुनिया भर के लोगों का डेटा सिर्फ दो कंपनियों तक सीमित रह जाएगा, सिर्फ दो कंपनियों के पास चला जाएगा, तो ये दोनों कंपनियां इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि ये कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। फेसबुक पर अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में अपने यूजर्स के डेटा के साथ समझौता करने का आरोप लग चुका है, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने फेसबुक के 5 करोड़ अमेरिकी यूजर्स को चुनावों में प्रभावित करने की कोशिश की थी। भारत के लिए इसमें चिंता की बात यह है कि भारत इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनमें भारत की एक भी कंपनी नहीं है। भारत में लोग तो 140 करोड़ हैं, लेकिन ये सारे लोग विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों पर अपना अकाउंट खोलने के लिए मजबूर हैं। आज भारत के लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए विदेशी ऐप्स पर निर्भर होना पड़ता है, अपनी फोटो डालने के लिए विदेशी ऐप्स पर निर्भर होना पड़ता है। और आज भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपना पूरा की पूरा डेटा या तो मेटा को दे दिया है, या ट्विटर को दे दिया है, या फिर दूसरी इस तरह की कंपनियों को दे दिया है, लेकिन ये सारी कंपनियां विदेशी हैं। आज
भारत को ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमने इतना विस्तार किया है, हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में हम लोगों ने इतने शानदार काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन आज भी हम मेटा या ट्विटर जैसी कोई कंपनी अपने देश में नहीं बना पाए हैं। हमने एक कंपनी जरूर बनाई जिसका नाम है कू, लेकिन कू भी अपना उतना विस्तार नहीं कर पाई जितना ट्विटर के पास है या जितना मेटा के पास है। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के जो बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम तो करना चाहते हैं, मुलाजिम बनना चाहते हैं, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इनोवेशंस पर ध्यान नहीं देना चाहते। और जो लोग हैं भी, जो कोई थोड़ी बहुत कोशिश कर भी रहे हैं, वो भी सिर्फ इन कंपनियों की कॉपी करना चाहते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ नकल कर रहे हैं, और नकल भी बेहतर नकल नहीं बल्कि उससे घटिया नकल कर रहे हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की भी अपनी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियां होंगी, ऐसी सोशल मीडिया कंपनियां होंगी जिनमें भारत के लोग भारत में मेड इन इंडिया एप्स पर वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे और उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में आजकल ज्यादातर नेता सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगले चुनावों में कैसे जीता जाए। जो लोग नौकरी करते हैं वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के बारे में चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि हर साल इंक्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जाए। और जो व्यवसायी हैं, यानी जो बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं इन कंपनियों में, वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर कैसे होगा और उन्हें प्रॉफिट आना कब से शुरू होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भारत के पास अपना कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज तक क्यों नहीं बन पाया जो न सिर्फ भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल कर सके। इसके लिए पैसा तो बहुत चाहिए ही, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए वॉल्यूम चाहिए और बहुत बड़ा गेम जो खेल सके ऐसी कंपनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आप मार्क जकरबर्ग को देखेंगे, ये खतरनाक बात भी हो सकती है कि मार्क जकरबर्ग या तो सफल कंपनियों को खरीद लेते हैं, अगर व्हाट्सएप बहुत अच्छा कर रही है तो वो व्हाट्सएप को खरीद लेते हैं, और या फिर जो उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं उन्हें किसी भी तरह से नष्ट कर देते हैं, जो वो ट्विटर के साथ इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए एक और सीख ये है कि आज व्हाट्सएप जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी सर्विस दे रही हैं। आज आप व्हाट्सएप को अलग अलग भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक को भी आप अलग अलग भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेसबुक भारत में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो अपने अपने घरों में छोटा मोटा अपना व्यवसाय चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी फेसबुक सुविधाएं दे रहा है, जबकि ये काम भारत के किसी ऐप को करना चाहिए था। और ये काम कौन कर रहा है? व्हाट्सएप और फेसबुक। तो आज हमें यह सोचना होगा कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़े नए नए इनोवेशंस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्क जकरबर्ग की तरह हमारे देश में ट्विटर को कॉपी करने की कोशिशें तो हो चुकी हैं, लेकिन हमें इसमें भी सफलता नहीं मिली है। और हमें सफलता तब मिल सकती है जब हम कुछ नया लाएं। जिस तरह हमने डिजिटल वर्ल्ड में यूपीआई बनाया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप्स के जरिए दुनिया को चौंकाया, वही काम अब हमें यहां भी करना होगा। अब हम उस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जो आपको भारत के लोगों की उधार वाली जिंदगी के बारे में बताएगी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 8 करोड़ 65 लाख क्रेडिट कार्ड्स हैं, और अप्रैल 2023 में, अप्रैल के महीने में इस साल हमारे देश के लोगों ने 1,32,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट कार्ड का उधार पैसा बैंकों को चुकाया है। क्रेडिट कार्ड के इन नंबर्स के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आरबीआई के नए फैसले के बारे में बताते हैं जो आपके काम का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत ऐसे ग्राहक जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या बैंकों से नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से अपनी मर्जी का कार्ड नेटवर्क चुनने और फिर अपने पुराने क्रेडिट कार्ड के कार्ड नेटवर्क को पोर्ट करने की सुविधा दी जाएगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अभी अपना मोबाइल फोन नंबर या अपने मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड है
वो एक टेलीफोन ऑपरेटर कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कराते हैं। एक टेलीफोन कंपनी, अगर आपके पास किसी एक कंपनी का सिम कार्ड है और आपको उसकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही, तो आज आप किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में उसी कार्ड को, उसी नंबर को पोर्ट करा सकते हैं। भारत में इस समय 5 कार्ड नेटवर्क मौजूद हैं, जिसे आप इस तरह से देख सकते हैं: वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब। ये 5 सेवाएं, 5 तरह के क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां आपके पास हैं। आपने किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हो, लेकिन उस कार्ड के ऊपर बैंक के साथ इन कार्ड नेटवर्क कंपनियों का ही नाम लिखा होता है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे लोग बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हुए कभी भी इसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करते। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 68% ग्राहकों का पहला और आखिरी सवाल सिर्फ यह होता है कि उन्हें बैंक क्रेडिट कार्ड देगा या नहीं देगा, और इसके अलावा वो बाकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। जबकि आप किस कार्ड नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कार्ड के रूप में बैंक से लिया गया उधार, और इस उधार के लिए ग्राहक एक निश्चित अवधि के बाद बैंकों को इस अमाउंट पर ब्याज देता है और ब्याज के साथ इस उधार को वापस करता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बैंकों को क्रेडिट कार्ड का पैसा देने में जरा सी भी देर करता है, तो ऐसे मामलों में लेट फी के साथ भारी भरकम ब्याज दर के साथ पैसा वापस लिया जाता है, और इससे बैंकों को तो फायदा होता ही है, साथ ही कार्ड नेटवर्क कंपनियों को भी बहुत फायदा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते। लेकिन आरबीआई के इस फैसले के लागू होने के बाद बैंकों को अब आपको यह विकल्प देना होगा और आपसे यह भी पूछना होगा कि आप वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे या अमेरिकन एक्सप्रेस में से किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। और इस फैसले से 2 बातें होंगी। पहला, इससे बैंक, कार्ड नेटवर्क कंपनीज और ग्राहकों के बीच एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी, और आप क्रेडिट कार्ड लेते समय यह समझ पाएंगे कि किस कार्ड नेटवर्क कंपनी का कार्ड लेने में बैंक आपको ज्यादा फायदा है, बैंक को ज्यादा फायदा है या आपको ज्यादा फायदा है, और कौन कौन सी कंपनी आपको क्या क्या सुविधाएं दे रही है, ब्याज के दर क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, सुविधाएं क्या होंगी। दूसरा, इससे ऐसी कार्ड नेटवर्क कंपनीज को भी फायदा होगा जिन्हें अभी बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि बैंक वाले आपको उनके बारे में बताते ही नहीं। जैसे फिलहाल ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स वीजा, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड्स ही आपको जारी करते हैं, और ये तीनों अमेरिका की कंपनियां हैं। लेकिन नियम बदलने से आप बैंकों से भारत का रुपे क्रेडिट कार्ड मांग सकेंगे, और अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को भी आप किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकेंगे। मान लीजिए आज आपके पास मास्टर कार्ड है और आप चाहते हैं कि मास्टर कार्ड से अब आप रुपे पर चले जाएं, तो अब आप ये कर पाएंगे। अगर आपके पास वीजा कार्ड है और आप चाहते हैं कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस में उस कार्ड को ट्रांसफर करा लें, तो वो कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अब आजकल आप अपने फोन का सिम कार्ड एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले का बैंकिंग सेक्टर में कई तरह से असर होगा, लेकिन इसका एक मकसद यह भी है कि क्रेडिट कार्ड के मामले में भारत के लोगों को ज्यादा जागरूक बनाया जा सके। अभी हमारे देश में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के मैकेनिज्म को समझ नहीं पाते, और ज्यादातर लोगों का एक ही मकसद होता है कि कैसे भी उन्हें बैंकों से क्रेडिट कार्ड मिल जाए। बहुत सारे लोग बस इस उलझन में रहते हैं कि किसी तरह क्रेडिट कार्ड मिल जाए, और बहुत सारे लोगों को यह डर लगा रहता है कि उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन बैंक उन्हें क्रेडिट कार्ड देगा या नहीं देगा। यह उधार लेने का एक ऐसा जुनून है जिसने भारत के लोगों का आर्थिक व्यवहार बदल दिया है, और इस बात को आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। और ये आंकड़े मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जाकर दिखाता हूं, देखिए। अब देखिए आप, इस समय हमारे देश में अप्रैल 2023 तक भारत के अलग अलग बैंक 8 करोड़ 65 लाख क्रेडिट कार्ड्स जारी कर चुके थे, और आज भारत में क्रेडिट कार्ड्स के जरिए बैंकों से लिए गए उधार की राशि 2 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, और साल दर साल इसमें 29.7% की वृद्धि हो रही है। यानी हमारे देश में जो नया चलन आया है वो है क्रेडिट कार्ड्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार लेना। इससे भी बड़ी बात यह कि भारत में हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट पेमेंट्स होती हैं, और अप्रैल के महीने में यह आंकड़ा 1,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था।
इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अब हमारे देश में उधार लेने को बुरा नहीं माना जाता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज से कुछ दशक पहले तक जब कर्ज लेने को हमारे देश में बुरा माना जाता था, तब हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहा करते थे कि अगर किसी परिवार ने कर्ज लिया है तो जरूर उस पर कोई बहुत बड़ी विपदा या संकट आया होगा। और जो परिवार पहले कर्ज लेते भी थे उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि लोग ऐसा कहा करते थे कि कर्ज जो है वो जल्दी से जल्दी चुका लेना चाहिए। पहले कर्ज बीमारी के इलाज, शादी, कोर्ट कचहरी के खर्च या आजीविका को बचाने के लिए लिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के लिए कर्ज लेना एक फैशन सा बन गया है। हम ये नहीं कह रहे कि हर व्यक्ति अपने शौक के लिए लोन लेता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग अब अपनी ज़रूरतों को पैसा बचाकर पूरा नहीं करते, बल्कि उन्हें उधार की ये ज़िंदगी अब अच्छी लगती है, क्योंकि इस ज़िंदगी में बहुत चकाचौंध है। क्रेडिट कार्ड के ज़्यादा इस्तेमाल की एक वजह यह भी है कि ये कैशलेस होता है और इसका इस्तेमाल करने से ग्राहकों को नए नए ऑफर्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ख़राब ही हो। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से फ़ायदे भी होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको अपनी जेब में इतना सारा पैसा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको अच्छे ऑफ़र दे रहे हैं। कई जगह आपका पैसा कुछ वापस आ जाता है, कई जगह कई ऑफर्स आपको मिलते हैं जिसे आप कैशबैक कहते हैं। कैशबैक ऑफर्स बहुत अच्छे होते हैं और इससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। सच ये है कि ये फ़ायदा कई बार एक फंदे से बना होता है जिसमें ग्राहक की गर्दन फंस जाती है, और वो तब फंसती है जब आप अपनी पेमेंट को देर से देते हैं, जब जो आपको डेडलाइन दी जाती है, जब आप उसे मिस कर जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग ऑफर्स का फ़ायदा उठाने के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हैं और फिर कार्ड के इस्तेमाल की लत उन्हें लग जाती है। हालांकि भारत में क्रेडिट कार्ड को पसंद तो किया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड रखने वाले देश में आज भी उनकी संख्या बहुत पीछे है और भारत भी उनमें बहुत पीछे है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड कनाडा के लोगों के पास है। वहां ऐसे लोगों की संख्या 83% है जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। दूसरे स्थान पर 79% लोगों के साथ इजराइल है। 66% के साथ अमेरिका 9वें स्थान पर है। 38% लोगों के साथ चीन 29वें नंबर पर है और हमारे देश भारत में सिर्फ 4% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। 4% से भी कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और भारत क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के मामले में पूरी दुनिया में 81वें स्थान पर है। तो क्रेडिट कार्ड अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब यह नहीं है कि आप अनलिमिटेड उधार ले लें। क्रेडिट कार्ड का मतलब यह नहीं है कि आप जिस चीज का पैसा आगे चलकर चुका नहीं सकते वो सामान भी आप खरीद कर अपने घर में ले आए। ये तो आप ही को सोचना होगा। आपको कार्ड पर उतनी ही शॉपिंग करनी चाहिए जितना कि आप 1 महीने में वापस कर सकें या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में वापस कर सकें। और अब आखिर में आपके लिए एक छोटा सा अपडेट, और वो ये है कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात में फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी का इंटरव्यू देख पाएंगे, जिसमें मैंने उनसे सबसे बड़ा सवाल यह पूछा कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से भारत में मुसलमानों के अधिकार के बारे में जो सवाल पूछा गया था वो कितना सही था। और इस इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने बॉलीवुड में पोलराइजेशन और देश में मुसलमानों की स्थिति, बॉलीवुड में महिलाओं के लिए क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, क्या बॉलीवुड में भी मी टू की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। इस इंटरव्यू के कुछ अंश आज आपको दिखाते हैं। देश भर में पोलराइजेशन हो रहा है, क्या फिल्मों में भी, बॉलीवुड में भी पोलराइजेशन हो रहा है? आजकल जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बातें हो क्यों रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में अमेरिका गए, अमेरिकी मीडिया की तरफ से उनसे एक ही सवाल पूछा गया और वो ये सवाल था, भारत में जो मुसलमान हैं उनके हित और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सवाल सही था? मेरे को तो कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मतलब आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम डिफरेंट। मेरे फादर 50 साल से सलीम जाम का रेस्टोरेंट चला रहे हैं कैलाश कॉलोनी में। पर्सनल लिव एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ, बट हाँ लोगों को हो सकता है। हैविंग सेड दैट आई फील सवाल तो पूछने चाहिए ना, और हर सरकार को जवाब भी देना चाहिए। हमारे देश में 55 साल का हीरो
अभी भी कॉलेज आने के रोल करता है, कॉलेज स्टूडेंट के रोल करता है। और आपके बराबर मान लीजिए कोई 35 साल की हीरोइन है जो सर्जरी करा के वापस आई है, वो अभी भी ग्लैमरस रोल प्ले करेगी और आपको रानी भारती जैसे रोल करने पड़ेंगे। आई हैव नो इनसिक्योरिटी अबाउट हाउ आई लुक और माई एज or whatever. I want to make stories that empower other people. लोगों ने आपको महारानी में इतना पसंद किया और महारानी वो सच सुपर हिट, उससे ये पता चलता है कि ऐसे कंटेंट की मांग है और लोग इसको बिल्कुल देखना चाहते हैं। और लड़कियों को भी करना चाहिए और हमको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कोई फ्रूट नहीं होती ना कि सड़ जाएगा, बासी हो जाएंगी, तो अब नया स्टॉक लाना पड़ेगा। तो आप अभी से शनिवार रात 9 बजे के लिए अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए सीधी बात के लिए। सबसे गिरी हुई चीज है, लेकिन लोगों को जैसे ही मौका मिलता है इसे उठा ही लेते हैं।